तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज़ फ्रीक। तो आपने तो मॉर्बियस का सेकंड ट्रेलर देख ही लिया होगा। सोनी ने इसके फर्स्ट ट्रेलर को करीबन 1 साल पहले रिलीज़ किया था और सच कहूँ तो इसका सेकंड ट्रेलर इसके फर्स्ट ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। तो हमें ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लेट देखने को मिलेगी क्योंकि ये मूवी ओरिजिनली 10 जुलाई 2020 को रिलीज़ होने वाली थी, पर कोविड-19 के सिचुएशन के चलते ये मूवी अब 28 जनवरी 2022 को रिलीज़ होगी। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये मूवी अपने रिलीजिंग डेट से 2 साल आगे है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में स्पाइडरमैन के काफ़ी फेमस विलन मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो मॉर्बियस एक सूडो वैम्पायर है जिस कैरेक्टर को क्रिएट किया था राइटर रॉय थॉमस ने, और इस कैरेक्टर को डिज़ाइन किया था गिल केन ने। और मॉर्बियस को सबसे पहली बार देखा गया था साल 1971 के अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 101 में। लेकिन एक बहुत ही वायलेंट कैरेक्टर होने के नाते उसकी स्टोरीज फुल ऑन आर रेटेड है। तो मॉर्बियस की ओरिजिन शुरू होती है ग्रीस से, जहाँ के एक फेमस पेंटर, फिल्म मेकर एंड ऑथर मकारियो मॉर्बियस के घर पे जन्म होता है उसके बेटे माइकल मॉर्बियस का, जो कि बचपन से ही दिखने में अजीब लगता है। उसके एक रेयर ब्लड डिजीज़ के कारण जन्म के बाद ही उसके पिता उसको छोड़ के चले ही जाते हैं और उसकी माँ उसको लेकर उसके नाना के घर चली जाती है। दिन भर वो एक बुक शॉप में काम करती है और अपना गुजारा करती है। साथ ही हमेशा मॉर्बियस को घर में रहने को बोलती है उसके ब्लड डिजीज़ के कारण। बुक शॉप से हमेशा उसे बुक ला कर देती है जिसे मॉर्बियस दिन भर पढ़ा करता है। एक रात जब मॉर्बियस की माँ सो जाती है तो अपने बेस्ट फ्रेंड एमिल निकोल के साथ बाहर खेलने निकल जाता है। वो जानता है कि उसके रेयर ब्लड डिजीज़ के कारण उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं जाने देगी। दोनों खेलने कूदने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान मॉर्बियस छलांग मारने के दौरान गिर जाता है। लेकिन मॉर्बियस के हाथ पैर टूट जाते हैं उसके कंडीशन के कारण, क्योंकि उसे एक रेयर ब्लड डिजीज़ थी इसलिए। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि उसके बीमारी के कारण हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि टाइम के साथ साथ उसकी हड्डियां और कमज़ोर होती जाएंगी और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी ये कंडीशन और बदतर होती जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता है और मॉर्बियस एंड निकोल दोनों ही कॉलेज साथ में पढ़ते हैं और आगे चल के दोनों ही नोबेल प्राइज़ विनिंग बायोकेमिस्ट बनते हैं। निकोल अपने फ्रेंड को ठीक करना चाहता है, इसलिए वो बैट पे रिसर्च करना शुरू कर देता है। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही बैट का डीएनए मॉर्बियस को दिया जाएगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोनों ही मिलके इस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों ही पाते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक के साथ बैट के डीएनए को मिलाकर जब बॉडी में इम्प्लांट किया जाए तो मॉर्बियस ठीक हो सकता है। लेकिन निको बोलता है कि हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इसमें हाई रिस्क है, इससे जान भी जा सकती है। इंसानों से पहले इसे जानवरों पे टेस्ट करना ज़रूरी है। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। मॉर्बियस की हालत और ख़राब होने लगती है। इसी के बीच मॉर्बियस निको के साथ एक ट्रिप पे जाने का प्लान बनाता है एक यॉट में। लेकिन जैसे ही उसके फियांसे मार्टिन बैंक्रॉफ्ट की उसको खबर लगती है, वो भी मॉर्बियस के साथ उस यॉट पे चली आती है। रात को जब मार्टिन सो जाती है तो यॉट पे ही बने एक लैब में निको और मॉर्बियस बहस करते रहते हैं। निको बोलता है, अभी मेरा क्योर पूरी तरीके से रेडी नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम मर भी सकते हो। और मॉर्बियस चिल्लाता है और बोलता है, मैं ऐसे भी मर ही रहा हूँ, मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे ये सब पूरा मॉर्बियस का प्लान था, क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट को जल्दी करवाना चाहता था। वो क्योर अभी तक पूरी तरीके से रेडी नहीं था, फिर भी वो दोनों इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है और बैट्स का डीएनए इलेक्ट्रिक शॉक के साथ मॉर्बियस के शरीर में जाने लगता है, ये उसके लिए इतना ही पेनफुल होने लगता है। अचानक उसके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और मॉर्बियस एक वैम्पायर में बदल जाता है। और मॉर्बियस अचानक वहाँ से उठकर अपने ही दोस्त निको को मार देता है। अब मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर में बदल चुका है। निको को मारने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने दोस्त को ही जान से मार दिया है और अगर वो यहाँ एक पल और रुका तो वो अपने फियांसी को भी मार सकता है। ये सब सोचते हुए वो वहाँ से पानी में कूद जाता है। पानी में कूदने के बाद मॉर्बियस डूब के मरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वापस सरफेस पे आ जाता है। वो अपने फियांसी को बचाने के लिए यॉट से बहुत दूर चले जाता है और उसी बीच उसे एक दूर समुद्र में एक शिप दिखाई देती है
और शिप वाले इसकी मदद भी करते हैं। लेकिन मॉर्बियस के अंदर का वैम्पायर शिप के सारे क्रू मेंबर्स को मार देता है। इसी के बाद मॉर्बियस भटकते हुए मैनहट्टन पहुंचता है। तो यहाँ उसका सामना होता है 6 हाथ वाले स्पाइडरमैन से। जी हाँ, 6 हाथ वाले। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं शॉर्ट में पीछे की स्टोरी बता देता हूँ। तो ये वो एरा था जो सुपर हीरो कॉमिक्स में अपने बॉडी पे साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और स्पाइडरमैन अपने पावर्स से परेशान था। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने आप को नॉर्मल करने के लिए एक सीरम बनाया और उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट किया। वो ठीक होने के बजाय और भी बदतर हो गया। उसके साइड से 4 हाथ और आ गए। जब ऐसा हुआ तो उसने डॉक्टर कॉर्नर्स को कांटेक्ट किया, जो इससे पहले लेजर्ड थे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आप को ठीक किया। वो पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके पावर सप्रेस हो गए थे और वो अपने नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे। और डॉक्टर कॉर्नर ही उस टाइम स्पाइडरमैन को ठीक करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन तभी मॉर्बियस खून के लत के कारण स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है। इसी बीच डॉक्टर कॉर्नर्स भी वहाँ पे स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में हुए एड्रेलिन रश के कारण वो वापस लेजर्ड में बदल जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन एंड में मॉर्बियस लेजर्ड को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मॉर्बियस के काटने के बाद लिजर्ड वापस से डॉक्टर कॉर्नर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। डॉक्टर कॉर्नर्स बोलते हैं कि मॉर्बियस के डीएनए में कुछ तो है जिससे कि वो दोनों ही ठीक हो सकते हैं। अगर उसका डीएनए मिल जाए तो वो और स्पाइडरमैन दोनों ही ठीक हो सकते हैं। फिर दोनों साथ में ही मॉर्बियस के पीछे लग जाते हैं और जब उन्हें वो मिलता है तो वो उसका डीएनए कलेक्ट कर लेते हैं। डीएनए कलेक्ट करने के बाद वो दोनों ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं। मॉर्बियस यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ से द मॉर्बियस कई बार एज अ विलन कॉमिक्स के कई स्टोरी लाइन में दिखता है, लेकिन आगे चल के वो सुपर हीरो कैसे बना? हम सबको अभी तक के स्टोरी लाइन से ये पता है कि माइकल मॉर्बियस 2 पर्सनैलिटी है। एक तो माइकल मॉर्बियस का और एक वैम्पायर का, जिसको सिर्फ खून की लत है। लेकिन आगे चल के सेल्फ कंट्रोल के कारण मॉर्बियस एक अच्छा इंसान बन जाता है, जिसके बाद वो कॉमिक्स में आगे चल के एज अ एंटी हीरो दिखता है। तो चलिए जानते हैं मॉर्बियस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। मॉर्बियस की वैम्पायरिज्म उसे साइंस के थ्रू मिली। यही कारण है कि उसके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके पास वैम्पायर्स की तरह ही इनहैंस स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना है। इसके अलावा वो बहुत हद तक ग्लाइड भी कर सकता है। इसके साथ साथ उसके पास नाइट विजन, एकोलोकेशन की भी एबिलिटीज़ है और अगर वो चाहे तो वो किसी को भी एक हद तक हिप्नोटाइज भी कर सकता है। इसके अलावा उसके पास हीलिंग एबिलिटी भी मौजूद है और अगर ये चाहे तो वो किसी को भी काट कर अपनी तरह ही एक सूडो वैम्पायर बना सकता है, जैसा उसने कॉमिक्स में ब्लेड को बनाया। तो चलिए इसके कमज़ोरियों के बारे में बात की जाए। इसकी पावर सुपर नेचुरल नहीं बल्कि साइंटिफिक हैं। इसी कारण से वो वैम्पायर्स की तरह शेप शिफ्ट और एनिमल्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता। सो गाइज, ये थी मार्वल कॉमिक्स के अंदर मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स एंड एबिलिटीज़। अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और देखते रहें मूवीज़ फ्रीक।